अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे उमैयाद डायनास्टी के बारे में या उमैयाद पीरियड और कैलिफेट आप बोल सकते हो। तो सिंपली व्हाट इज़ उमैयाद डायनास्टी या उमैयाद कैलिफेट, यानी कि उमैयाद्स की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, उनका रूल कैसा था, उनकी पॉलिटिकल सोशल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, वो सब हम इस टॉपिक में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखें उमैयाद पीरियड जो था इसको हम उमैयाद कैलिफेट भी बोल सकते हैं। और ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एरा था, यानी कि इसने उमैयाद पीरियड ने ये फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर था, यानी कि फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी थी जो 661 में इस्टेब्लिश हुई। और इसने इस्लामिक हिस्ट्री में मुस्लिम वर्ल्ड में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एज को बढ़ावा दिया, यानी कि बहुत ही रिनाउड एज थी ये, बहुत ही रिनाउड डायनास्टी थी ये। और इनका रूल 750 सी में ख़त्म हुआ। ये जो उमैयाद से इन्होंने सबसे पहले अपनी शुरुआत कुरैश ट्राइब से की थी, यानी कि मक्का के एक ट्राइब से। और उसी सेम ट्राइब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिलोंग करते थे, यानी कि उनकी रिलेशंस भी उस ट्राइब के साथ थी। और इन्होंने इस ट्राइब को, जब इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की कुरैश से, तो उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को दमस्कस में बनाया, यानी कि सीरिया में अपनी कैपिटल बनाई। ये जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी कि ये जो इनकी सल्तनत थी, उसकी कैपिटल इन्होंने दमस्कस में रखी। और अगर हम देखें जो उमैयाद कैलिफेट थे, इस दौरान, इस डायनास्टी के रूल के दौरान जो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी थी, यानी कि उनकी जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी, कल्चरल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थी, वो उन सब में इन्होंने एक अच्छा अहम रोल अदा किया। यानी कि इन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड को शेप देने में, उनकी पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को शेप देने में बहुत ही अच्छा रोल अदा किया। किन्होंने? उमैयाद कैलिफेट ने। अगर इनकी हम एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट देखें जो उमैयाद डायनास्टी ने की मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वो यही थी कि इन्होंने मुस्लिम रूल को स्प्रेड किया, यानी कि मुस्लिम एम्पायर को एक्सपेंड किया। और इनके रूल के अंडर इन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज़, बहुत सारी ऐसी यूटीज़ थी जिनको इन्होंने कनकियर किया, यानी कि कॉन्केस्ट किया, अपने रूल के अंडर लाए, उनके उन पे फतह हासिल की। जिनमें हम देखें कि बाइजेंटाइन एम्पायर थी, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट्स थे, इंडिया इंडिया भी उसमें आता था। ये सब इन्होंने उस टाइम कॉन्क्वेयर किया था। ओके। तो इसके बाद ये जो इनकी जो कॉन्क्वेस्ट थी, यानी कि जो कंट्रीज़, जो टेरिटरीज़ इन्होंने कॉन्क्वेयर की, उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जियोग्राफिकल एरिया बहुत ही ज़्यादा एनलार्ज हुआ। और इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी, यानी कि इन्होंने वो सारी जो टेरिटरीज़ थी उन पर रूल अपना जमाया था उस टाइम में। और अगर हम देखें गवर्नेंस की टाइम में, यानी कि इनकी गवर्नमेंट के इदारे से अगर हम देखें, जो उमैयाद्स थे, इन्होंने एक परफेक्ट गवर्नमेंट बनाई थी, जिसमें इन्होंने क्या बनाया था, हेरियार्चिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। हेरियार्चिकल मीन्स हर कोई लॉ, कानून था, इकोनॉमिक कंडीशंस थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, सब एक अच्छे हम बोलेंगे एक अरेंज्ड परफेक्टली था। इनका जो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस थे सब परफेक्टली थे, इनकी गवर्नमेंट एक अच्छी थी। और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके वास्ट डोमेन्स थे, यानी कि उसमें बहुत सारे पावर्स दिए गए थे एक राजा को, उसके अंडर जो काम करते हैं उन पर वो अच्छे से रूल करते थे। इनकी गवर्नमेंट ओवरऑल बहुत अच्छी थी। और इन्होंने अपनी इस एम्पायर को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोविंसेस में इनको प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। प्रोविंस मीन्स कैपिटल्स में। और हर एक कैपिटल को हर एक हेडेड के अंडर रखा था, यानी कि एक सुपरविजन के अंडर रखा था। और उस हेड को गवर्नर बोलते थे, जिसको खुद राजा, यानी कि कैलिफ, जो कैलिफेट का हेड होता है, वो उस गवर्नर को अपॉइंट करता था कि आप इस पर्टिकुलर प्रोविंस, पर्टिकुलर कैपिटल को हैंडल कीजिए। और इसके बाद अगर हम देखें जो उमैयाद पीरियड था, इसमें बहुत सारी ऐसी-ऐसी हम वो अच्छे-अच्छे काम इन्होंने किए, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, जिसमें स्प्रेड ऑफ इस्लाम भी हुआ, जो कि उस वक़्त का डोमिनेंट रिलीजन था। बिकॉज़ ऑफ दे हैव दिस डायनास्टी इज़ मुस्लिम, फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, एंड ऑब्वियसली इस्लाम इज़ द डोमिनेंट रिलीजन ऑफ दैट टाइम। दैट्स व्हाई दे हैव स्प्रेड द इस्लाम ऑल ओवर इन गवर्नमेंट, जो इनकी गवर्नमेंट थी उसमें इन्होंने इस्लाम को स्प्रेड किया था। और इसके अलावा जो ये उमैयाद्स थे, इन्होंने नॉन मुस्लिम्स को
इस्लाम की दावत दी और इन्होंने इस बात को ज़्यादा पसंद किया कि अगर कोई भी अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो वो इस्लाम की तरफ आए, और बिल्कुल जेंटल और हम्बल तरीके से इन्होंने इस्लाम की स्प्रेड की, और उसके दायरे में इन्होंने इस्लाम को इस तरह से पेश किया कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वो इसको एक पीसफुल और बहुत ही अच्छा मज़हब मानते थे। और इसके अलावा अगर हम देखें, इन्होंने अरबिक लैंग्वेज को प्रमोट किया, जो कि वहाँ की डोमिनेंट लैंग्वेज थी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। और इसके अलावा इन्होंने फर्दर जो कल्चर और लिंग्विस्टिक यूनिटी थी मुस्लिम अम्पायर में, उसको इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। यानी कि लिंग्विस्टिक मीन्स जिसको बहुत सारी भाषाएं आती थी, यानी कि इन्होंने आपस में जितनी इनकी जो लैंग्वेजेस थी उनको सीखने में इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और अगर हम कल्चरल देखें, इनका कल्चरल कैसा था, जो उमैयादिस थे वो रिच और डाइवर्स इस्लामिक सिविलाइजेशन थी। यानी कि रिच मीन्स जो इनकी जो पास जो वेल्थ थी बहुत ही ज़्यादा थी, और डाइवर्स डाइवर्स मीन्स कि ये बहुत ही ज़्यादा कल्चरल पसंद थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड इस्लामिक सिविलाइजेशन थी। इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर को फ्लोरिश किया, इनको बढ़ावा दिया। और यही रीज़न है कि इन्होंने जो इस आर्ट को फ्लोरिश किया था, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था इस पीरियड में। यानी आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था इस पीरियड में। और इसके साथ ही इनका जो आर्ट था, ये मार्वल्स पे इस आर्ट को फ्लोरिश करते थे। जैसे कि इन्होंने बनाया था क्या, डोम ऑफ रॉक था जो जेरूसलम में है, या मॉस्क्यू ऑफ ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ दमस्कस में जो ग्रेट मॉस्क्यू है, वो इनकी एक हम बोल सकते हैं एक मोनूमेंट है, इनकी कारीगरी है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये हमें दिखाते हैं कि किस तरह से उमैयाद पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा यूनिक डेवलपमेंट हुई थी, किसकी, आर्ट और आर्किटेक्चर की, जिसमें बहुत सारे कल्चर और ट्रेडिशंस एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है। तो ये था एक इनका जो कल्चरल क्या था, यानी कल्चरल कैसे थे। अब इकोनॉमिकली अगर हम देखें, जो उमैयाद्स थे, उनका पीरियड बहुत ही ज़्यादा, हम उस पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि उनके पीरियड में प्रॉस्पेरिटी, यानी कि वो वेल्थी थे, और उनकी जो ट्रेड थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड थे। यानी इनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, इनका जो पूरा एम्पायर था, वो एक पाइवोटल हब, यानी कि वो बहुत ही बड़ी ऐसी जगह बन गई थी जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड होता था। यानी कि तरह तरह के कंट्रीज से ट्रेड यानी कि कारोबार करने आते थे, ट्रेड होता था, और ये भी यहाँ से उनके साथ ट्रेडिंग करते थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रीजन्स को कनेक्ट, यानी कि इनके जो रोडवेज थे वो बहुत ही ज़्यादा रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते थे बियॉन्ड द एम्पायर। यानी कि इनके एम्पायर के अलावा ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ आपस में कनेक्टेड रहते थे थ्रू दिस ट्रेड। जिसकी वजह से क्या हुआ फिर कि जो लोग इनके साथ कनेक्ट होते थे, उनके आइडियाज़, कल्चर्स और कस्टम्स आपस में एक्सचेंज हुआ करते थे। तो अगर हम देखें, जो उमैयाद पीरियड था ये भी चैलेंज के बिना पर नहीं था, यानी कि इसको भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़े। ओके, कंट्रावर्सीज फेस करने पड़े, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़े। जो रूलिंग लाइट था उस टाइम, यानी कि अरब्स थे उस टाइम, अरब के नोबल्स थे उस टाइम, उन्होंने इस उमैयाद्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, यानी कि इनको क्रिटिसिज्म किया। इनकी जो पॉलिसीज़ थी वो उनके साथ मैच नहीं होती थी, यानी कि जो अरब के नॉन मुस्लिम्स थे वो उनको ज़्यादा हेट करते थे, यानी कि इनकी जो, क्योंकि ये मुस्लिम्स थे और वो नॉन मुस्लिम्स थे, इनकी मुस्लिम डायनास्टी थी, तो इनके आपस में बीच में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और इसी वजह से अगर हम देखें कि बहुत सारे सेगमेंट्स पैदा हुए सोसाइटी में, यानी कि बहुत सारे तबके पैदा हुए सोसाइटी में ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जिसके बाद क्या हुआ फिर कि इनमें पावर स्ट्रगल्स आ गए, यानी कि इनमें एक कहता था कि हम अब हम ही हमारी गवर्नमेंट होगी, हम ही यहाँ पर राज करेंगे, तो दूसरे कहते थे, दूसरे जो तबके वाले थे वो कहते थे कि अब हमारी गवर्नमेंट होगी। तो उस तरह से इनके आपस में जितने भी ये ट्राइब्स थे, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए। और सबसे बड़ा अपोजिशन जो उमैयाद्स का था, वो उनको अब्बासिद फैमिली की तरफ से देखना पड़ा, यानी जो अब्बासिद्स थे उन्होंने इनके साथ बहुत ही बड़ा अपोजिशन ले लिया था। ओके, तो डिस्पाइट अगर हम देखें इनका जो डिक्लाइन था, डाउनफॉल था, उसके बावजूद भी जो उमैयाद्स थे इन्होंने अपनी एक बहुत ही बड़ी सिंबल छोड़ी, यानी कि इन्होंने लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा इस्लामिक सिविलाइजेशन पे, और इन्होंने इसकी फाउंडेशन, यानी कि इस्लाम की फाउंडेशन और इसकी स्प्रेड को जितने भी डाइवर्स लैंड्स थे, यानी कि टेरिटरीज थी इनके अंडर, सब में इसको स्प्रेड किया, और इसकी प्रोसेस को
डिफरेंट कल्चर्स, नॉलेज एंड आइडियाज़ को डेवलप किया, उनको इस्टेब्लिश किया, पैट्रोनाइज किया, आर्ट और आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स जैसी थी उनको डेवलप किया, यानी कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट को इन्होंने अच्छे से पैट्रोनाइज किया। और ज्यूरिंग दिस एरा अगर हम देखें इस्लामिक सोसाइटीज़ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया, यानी कि इस्लामिक एतबार से अगर हम देखें बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, पैट्रोनाइज हुई इस्लामिक सोसाइटीज़। और ओवरऑल में अगर हम देखें जो उमैयाद पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पीरियड था, जिसमें क्या हुआ कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस आ गई। और होप सो कि ये जो चेंजेस थी इनकी वजह से ही, कि जो फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी इस्टेब्लिश हुई इनकी वजह से ही इस्लाम को स्प्रेड मिली, और उसके बाद इसको आगे पहुंचाया गया बाकी डायनास्टीज़ की मदद से। तो होप कि आप सबको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा, और मैं आपको समझाने में शायद थोड़ा सा आज ऊपर नीचे हो गया, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड आई हैव ऑलवेज गिवन यू द बेस्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।